देखिए, तो उन्होंने ये सीख लिया लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ठीक है। मतलब जो फर्म डिसॉल्व करने के लिए, फर्म लिक्विड करने के लिए आया है उसको बोलते हैं लिक्विडेटर, और वो जो लिक्विड करने के बाद जो स्टेटमेंट बना के देगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, उसको बोलेंगे लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। उसमें क्या बनाएगा वो बताएगा कितना उसमें अमाउंट रियलाइज किया है ऐसे सेल करके, कहाँ का उसने लायबिलिटी का पेमेंट किया है, और कुछ सरप्लस बच गया उसको कैसे उसने डिस्ट्रीब्यूट किया है, इसका वो स्टेटमेंट बना के देगा हमको, ठीक है। तो अब डिटेल में देखा जाएगा, बता रहा अमाउंट रियलाइज बाय द लिक्विडेटर। तो फॉलोइंग अमाउंट आर रियलाइज बाय द लिक्विडेटर एट द टाइम ऑफ बाइंडिंग ऑफ द कंपनी। क्या रियलाइज करेगा? To realize amount from debtors of the company from the sale proceed of the assets of the company, वो क्या करेगा? डेटर्स वसूल करेगा, कंपनी का सारा एसेट सेल कर देगा, पैसा उसको मिलेगा। टू रियलाइज सरप्लस फ्रॉम फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं वो क्या करेगा? रियलाइज सरप्लस, जिनके पास सरप्लस पैसा था उससे वसूल कर लेगा। सरप्लस मतलब ये होता है कि आप जो पैसा पेमेंट जो क्रेडिटर है, जैसे मान लो कि कंपनी ने बैंक से लोन ले रखा था पहले से, और लोन के अगेंस्ट में 10 लाख का लोन लिया था और 15 लाख रुपए का कोई एसेट्स, कोई बिल्डिंग, कोई प्रॉपर्टी वहां मॉर्गेज किया गया था, तब लिक्विड होगा। तो जाहिर सी बात है जिसको जो सिक्योर, फुली सिक्योर होते हैं क्रेडिटर्स लोग, वो पेमेंट तो करेंगे नहीं, उनके पास सिक्योरिटी है, तो 10 लाख रुपए अपना काट के 15 लाख में से 5 लाख वापस करेंगे। इसको बोलते हैं फुली सिक्योर वाले से उसने क्या किया, कहा ठीक है आपके पास मेरा 15 लाख ऐसे रखा हुआ है, 10 लाख लोन था, आप 10 लाख काट लीजिए, 5 लाख वापस कीजिए, ऐसा सरप्लस एक्स्ट्रा और आपके पास जमा है, क्योंकि पूरा वो देगा ही नहीं, क्योंकि सब उसके बहुत फुली सिक्योर्ड है। तो जो सरप्लस होगा वो वसूल कर लेंगे उससे। ये बात समझ में आई नहीं समझ में? क्या बोले अभी हम? उसके बाद टू मेक, अगर आप नहीं बोलेंगे ना बेटा तो कैसे मानेंगे हम कि हम की जानेंगे कि हाँ आप सुन पा रहे हैं? क्लियर हो गया। तो बाकी जो होगा टू मेक कॉल ऑन द कंट्रीब्यूशन टू द रियलाइज अमाउंट फ्रॉम हिम, यानी कि कंट्रीब्यूशन मतलब होता है कंट्रीब्यूटरीज, मतलब जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, कंट्रीब्यूटरीज को ही यहाँ पर शेयर होल्डर के रूप में देखा जा रहा है, कहा जा रहा है। तो अगर मान लो कि किसी का कॉल बाकी है, 100 रुपए शेयर में 80 पेमेंट हुआ है, 20 रुपए फाइनल कॉल का बाकी है, अगर तो जो 20 रुपए आपका फाइनल कॉल का बाकी है उसके लिए क्या करेगा भाई? उसके लिए बोलेगा ना पेमेंट करो भाई, अब तुम्हारा पैसा बाकी है, तो वो पेमेंट मांगेगा आपसे फाइनल कॉल के बदले में, तो आपको फाइनल कॉल करना पड़ेगा। तो कॉल करेगा, कॉल के शेयर होल्डरों से जो एरिया है उसको पैसा वापस, या अनपेड कॉल को पैसा मंगा लेगा, वो भी रियलाइज कर लेगा। इस तरीके से वो क्या कर सकता है, पैसा रियलाइज कर सकता है। 3 रास्ते पर दिखा दिया गया आपको। कहाँ वो पेमेंट करेगा, बेस लायबिलिटी क्या होगी इनकी? तो पहले होगा पेमेंट टू फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अभी हमने समझाया आपको, जो फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं उनका पेमेंट होगा, तो अपने आप से बताया हमने आपको ना, फुल्ली सिक्योर्ड से काट के पेमेंट करेंगे। अगर मान लो फुल्ली सिक्योर्ड में पैसा कम हो जा रहा है, तो अगर सरप्लस नहीं आया, घट गया, तो उसको पेमेंट करना पड़ेगा उसको। अब लास्ट पेमेंट होगा अनसिक्योर्ड तरीके से। लीगल एक्सपेंसेस है, कोई भी लीगल कंपनी के ऊपर कोई भी लीगल एक्सपेंसेस है, कोई भी गवर्नमेंटल ड्यूज है, कोई भी टैक्स वगैरह कुछ बाकी है, तो उसको गवर्नमेंट को पूरा देना पड़ेगा। गवर्नमेंट कहती है कि भाई हम तो पहले लेंगे और पूरा लेंगे। क्या बोले हम? गवर्नमेंट क्या कहती है? कोई भी कंपनी हो, फर्म हो, इंडिविजुअल हो, चाहे इंसॉल्वेंट हो रहा हो या फिर डिसोल्यूशन हो रहा हो या वाइंडिंग अप हो रहा हो। इंडिविजुअल्स के लिए होता है इंसॉल्वेंसी, और पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन वर्ड यूज करते हैं, और कंपनी के लिए लिक्विडेशन, क्योंकि वो वाइंडिंग अप यूज करते हैं एक्ट के हिसाब से। तीनों में कहीं भी कुछ बंद होगा तो गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि भाई ठीक है आप लॉस में जा रहे हैं या परेशानी में हैं, आप बंद करने जा रहे हैं, तो सारे लोग कंप्रोमाइज करेंगे, किसी को कम मिलेगा, किसी को अधिक मिलेगा, मतलब जैसे कमी मिलता है सबको, सब एडजस्ट करता है। लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि हम पहले लेंगे और पूरा लेंगे, हम कुछ नहीं छोड़ेंगे अपना, इसलिए अपना आदमी भेजा है। लीगल एक्सपेंसेस जितने भी उनके होंगे, कोई टैक्स बाकी है, कोई ड्यूज है, गवर्नमेंटल कोई भी ड्यू बाकी रहेगा, उस सब कहेगा हमको पहले दो पूरा दो, मेरे लेने के बाद कुछ पैसा अगर बचेगा तो बाकी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होगा, नहीं बचेगा तो किसी को मत दो, इससे मतलब नहीं है, और हम पूरा लेंगे, पहले लेंगे। क्या मेरी बात सुन पाए, समझ पाए आप? यस सर। तो भी क्वेश्चन ये बार बार हम स्ट्रेस स्पेशली दिए, अभी जब हम क्वेश्चन लगाएंगे ना तो वहां आएगा, वहां कोई लीगल एक्सपेंसेस आएगा, गवर्नमेंटल ड्यू आएगी, टैक्स बकाया आएगा, ये सब कुछ दिखेगा ना, तो पहले इसका पेमेंट करवाएंगे आपको हम, कहे चाहे ना कहे इसको तुरंत पेमेंट करवाएंगे हम। तो गवर्नमेंट कहती है हमको पहले चाहिए, पूरा चाहिए, उसको पहले उसका पेमेंट होगा, पूरा होगा, उसके बाद बचेगा पैसा तो बाकी लोग का होगा, नहीं बचेगा तो नहीं होगा, मैं गवर्नमेंट को पूरा चाहिए, वो नहीं छोड़ती। समझ गए? गवर्नमेंट बहुत अच्छी है हम लोग की, ठीक है। अब कोई रेम्यूनरेशन ऑफ लिक्विडेटर, जो आया है, जो काम कर रहा है लिक्विडेटर, उसको भी इतना काम करने का चाहिए रेम्यूनरेशन, उसको दिया जाएगा।
उसका या फिक्स अमाउंट दिया जाता है या उसका परसेंटेज तय कर दिया जाता है कि भाई ऐसे जो आप परचेस सेल कर रहे हैं उस पर कमीशन इतना परसेंट, 2%, 3%, 4%, 5%, जो भी है कमीशन दे दिया जाएगा। उतना कमीशन निकाल के उसका पेमेंट करना पड़ेगा। ये भी पैसा पहले ले लेगा अपना कमीशन ना, ये भी पैसा पहले ले लेगा अपना, उसके बाद बचेगा तो आप लोग पेमेंट करेगा। ये अब तो छोड़ेगा नहीं, ये ऐसा नहीं आखिरी में लेगा। सबसे आखिरी में कौन लेते हैं? इक्विटी होल्डर। कब लेंगे? जब बचेगा। और सब पेमेंट करने में सब खत्म हो गया पैसा, अगर इक्विटी होल्डर को कुछ नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, नमस्ते करो, लेकिन ये लोग पहले लेंगे अपना। फिर रेम्यूनरेशन ऑफ एसेट्स रिलाइज, ठीक है, उसको मिलता है, जो रिलाइज किया उसको भी मिलेगा रेम्यूनरेशन, लायबिलिटी पेमेंट कर रहा है उसको भी ले सकता है कमीशन। अब यहाँ भी दो बातें हो गई है, या तो उसका ध्यान दो क्वेश्चन के लिए, ये जो फॉर्मूला सामने दिख रहा है आपको, ये हर क्वेश्चन में अभी जितना करेंगे हम लोग सब में ये काम आने वाला है, इसको ध्यान समझा। यहाँ से न्यूमेरिकल शुरू हो चुका है आपका, वही काम आने वाला है, कौन से बन रहा है। अब जब उसको लिक्विडेटर्स को जब कमीशन देना होगा, ठीक है, तो कमीशन के लिए दो बातें हो जाएंगी। सभी लोग देख पा रहे, सुन पा रहे, चेक कर लें हम ना, बोलिए। यस सर, यस सर। चलिए देखिए ध्यान से, इसको थोड़ा सा कंसिडर ध्यान समझिए। जब कमीशन लेगा लिक्विडेटर तो वहां दो बातें हो जाती हैं कि भाई हो सकता है पैसा कम पड़ जाए, पैसा इतना कम है कि उस लिक्विडेटर को कमीशन नहीं मिल पा रहा है, ठीक है ना। लिखा है पहला पॉइंट, इफ सफिशिएंट अमाउंट इज अवेलेबल टू पे द क्रेडिटर्स देन द अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन विल बी, यानी अमाउंट अगर सफिशिएंट है तो आपसे कहा गया 5% देना है क्रेडिटर्स पेमेंट पर। भाई ऐसे जितना वो बेचते हैं उस पर मिलता है कमीशन, और लायबिलिटी को जो पेमेंट करते हैं तो उस पर भी कमीशन लेते हैं ये लिक्विडेटर साहब, ठीक है। तो ऐसे भी का कमीशन ले लेंगे। और लायबिलिटी की बात करें अगर, तो लायबिलिटी जो पेमेंट करना होगा उस पर भी कमीशन लेंगे ये। तब लायबिलिटी का मान लो पेमेंट, पैसा कम बचा, 1 लाख का पेमेंट करना था, और अगर 1 लाख पूरा बचा है, सफिशियंट अमाउंट है, तब तो कोई दिक्कतें नहीं है। आप 1 लाख का निकालो 5%, 2% जो भी कहा है, फाइनली निकाल लिया अमाउंट अनसिक्योर्ड क्रेडिटर इनटू रेट अपॉन 100, तो आपका सिंपली परसेंटेज आ जाएगा, अपना कम दे दो उसको। तो सिंपल कॉमन सी बात हो गई। लेकिन मैटर तब फंसेगा जब अमाउंट क्या हो जाए, इनसफिशिएंट हो जाए। इफ द अवेलेबल अमाउंट इज नॉट सफिशिएंट टू पे ऑल द क्रेडिटर्स देन द अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन विल बी। अब क्या होगा भाई, 1 लाख रुपए क्रेडिटर्स को हमें पेमेंट करना है, तो 1 लाख पे कमीशन मिलना था हमको, लेकिन मेरे पास तो पैसा है सिर्फ 90,000 रुपए या 80,000 रुपए मेरे पास है। अब यार 1 लाख का ड्यू बकाया है, क्रेडिटर सामने खड़ा है, देना है, और मेरे पास बचा है सिर्फ 80,000, तो जितना बचा है उतना ही दे सकते हैं, उससे दे नहीं पाएगा, वो रिजर्व तो देगा नहीं, तो क्या करेगा, वो दे देगा, क्या दे देगा, 1 लाख रुपए, जहां पर वो 80,000 से पेमेंट करेगा। तो जाहिर सी बात है 20,000 रुपए लॉस, किसका लॉस, कौन सा है ये लॉस, ये 20,000 रुपए का लॉस कौन सा है बच्चा, ये 20,000 लॉस कौन सा है, वो जिसका बकाया है, जिसका क्रेडिटर्स का बकाया है, वो क्रेडिटर इस लॉस को सहेगा 20,000 रुपए का, ठीक है। तो अब कमीशन की बात करेंगे, अगर रेम्यूनरेशन की बात करें तो 1 लाख पेमेंट हुआ ही नहीं, 80 का पेमेंट हो रहा है, तो 80 का पेमेंट हो रहा है तो उनको कमीशन जो मिलेगा वो भी 80 पे मिलेगा। तो एक बात ध्यान दो, सोचो ध्यान से, अगर कि 80 का ही पेमेंट करना है, अगर मान लो 80 में से 2,000 का कमीशन देना है हमको अगर, तो अब 2,000 कमीशन निकाले कैसे, क्योंकि 2,000 कमीशन का उसमें, क्योंकि पूरा टोटल अमाउंट इनके पास 80 बचा है, अब उसमें इनको क्रेडिटर को देना भी है और इनका कमीशन भी काटना है, तो 80 का पूरा दे देंगे तो कमीशन कहाँ मिल पाएगा इनको, तो पहले इनको सोचेंगे भाई 2,000 हमारा कमीशन मिल जाए, तो वो भी उसमें से काट लेंगे, बचा 78,000, 78,000 ही क्या होगा, क्रेडिटर्स को मिलेगा। तो अमाउंट अगर परसेंटेज में कह देगा तो निकालेंगे कैसे, सिंपल सी बात है, अब आपको निकालना पड़ेगा वही फॉर्मूला, आप करेंगे नीचे रेट प्लस कर देंगे, जितना आपको पेमेंट बचा है बैलेंस पेमेंट कर जा रहे हैं 80,000 रुपया जो भी अमाउंट है आपका, इंटू करेंगे आप परसेंटेज अपॉन 100 प्लस रेट, यानी रेट अपॉन 100 प्लस रेट। कुछ याद आ रहा है आपको, जब आप लोग छोटे बच्चे थे या बड़े बच्चे थे, आपने पढ़ा था मैनेजर कमीशन, शायद बीकॉम फर्स्ट ईयर पढ़ा होगा आप लोगों ने, मैनेजर कमीशन निकालना, बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग, विभा कुछ याद आ रहा है, यस सर। याद आ रहा है, तो सर ये कुछ वही यस तो नहीं लग रहा है, ये हमें लग रहा है ये वही है क्या, हाँ बेटा हाँ, ये कॉन्सेप्ट वही है जो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था, मैनेजर कमीशन वाला, बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग। अगर बिफोर चार्जिंग मतलब हो गया जब सफिशिएंट अमाउंट है तो बिफोर चार्जिंग लगाओ रेट अपॉन 100, अगर इनसफिशिएंट अमाउंट है तो आफ्टर चार्जिंग लगाओ मतलब रेट अपॉन 100 प्लस रेट। इसी फॉर्मूले को अगर हम अपने हिसाब से लिखते हैं अगर, तो हम क्या करेंगे, लिख दें या समझ में आ गया आपको, बताओ बोलो, आपको समझ में आ गया इनका, या हम लिख के दिखाएं आपको, सर आप एक बार लिख के दिखा दीजिए। इधर आओ लिखो, हम लिख देते हैं आपका जो टॉपिक है आपका ना, रेम्यूनरेशन,
लिखो, तुम लोग मेरे साथ साथ लिख दो फटाफट, लिखो साथ साथ लिखो। लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन देना होगा तो यहाँ पर दो बातें होंगी। राइटिंग समझ में आपको आ रहा है? क्योंकि बहुत अच्छा राइटिंग नहीं है हमारा। हाँ सर आ रहा है समझ में। देखिए यहाँ बनाइए, दो इसमें तरीका होगा। इफ sufficient amount, दूसरा लिखिए इफ amount is insufficient। इसको आप इनसफिशिएंट भी कर सकते हैं और नॉट सफिशिएंट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा ना? नो सर। चलो, अगर अमाउंट आपका सफिशिएंट है तो आपका जो होगा उसका लिक्विडेटर का जो रेम्यूनरेशन होगा उसका फॉर्मूला बनेगा LR इक्वल टू लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन इक्वल टू अमाउंट, जो भी अमाउंट दिया हुआ है, इनटू रेट अपॉन 100। ये सिंपल सा फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे वाला, इसको बॉक्स में बना लीजिए। और अगर अमाउंट इनसफिशिएंट रहेगा इस केस में अगर आप बात करें हम, तो यहाँ आप बना लीजिए इनका लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन जो आएगा इसमें ये कहेंगे अमाउंट टू बी पेड। यहाँ लिखे पूरे लिखते हैं यहाँ पर, अमाउंट सही है, अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। चीज वही है जो बुक में लिखा था, खाली इसको अपने अपने तरीके से थोड़ा शॉर्ट कर दिए ताकि समझने में आराम मिले कि हो क्या रहा है, और सामने दोनों रहेगा तो कंपेयर भी हो जाए। यानी आपको एक बात याद रखनी है साली बस कि अगर अमाउंट सफिशिएंट है और 1 लाख पेमेंट करना है, 1.5 लाख आपके पास है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत पैसा है तो सिंपल में पूरा पैसा निकालो, नेट अपॉन 100 जो पर्सन कहा है। और अगर इनसफिशिएंट अमाउंट है, 1 लाख पेमेंट करना है और पास में क्या है बचा है, कम से कम बचा है, 70-80 बचा है, बहुत कम बचा है, तो ऐसे केस में जो अमाउंट सामने है आपके अमाउंट पेमेंट वाला वो इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ऐसा करने से क्या हो जाएगा ना, अब कमीशन काटने के बाद भी जो अमाउंट पेमेंट करेंगे उसी का निकल के सामने आएगा, ये डिफरेंस नहीं खाएगा। सबने नोट कर लिया? यस सर। बात सबको समझ में आ गई नहीं? सर आ गई। दृष्टि नोट कर ली? अभिषेक, श्रेया, यस यस। चलो ठीक है। आई थिंक अब धीरे धीरे ये चैप्टर आपके हाथ में आ रहा होगा कि नहीं आया, कि समझ में आ रहा है कि इसमें क्या है, क्या होता है लिक्विडेशन। क्यों सृष्टि, स्टार्टिंग से कुछ समझ में आ रहा है, ऊपर जा रहा है अभी तक फिलहाल जितना बताएं? श्रेया, विभा, क्लियर है? देख पाए? आ रहा है समझ में। चलो हाँ सर आ रहा है समझ में। इसके बाद अब तीसरा आता है कैलकुलेशन ऑफ रेम्यूनरेशन ऑन द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। यानी कि क्रेडिटर्स पेमेंट करने के बाद अगर पैसा बच गया तो कंपनी के मेंबर्स हैं, शेयर होल्डर को पेमेंट करेंगे, अब प्रेफरेंस देंगे, इक्विटी वाले को देंगे, उसमें पहले प्रेफरेंस देंगे, उसके बाद बचेगा इक्विटी को आखिरी मिलेगा, इनको पेमेंट करेंगे। तो इनका जो पेमेंट होगा तो उसको भी क्या करेंगे, उसको भी कमीशन लेंगे भाई साहब,
रेम्यूनरेशन ये भी लेंगे, उस पर भी है, जिसको उसको पेमेंट करेंगे। एक तो वैसे भी पैसा कम है, लेकिन वो आए हैं तो फ्री में काम करेंगे नहीं, हिसाब करेंगे नहीं, उनको चाहिए कमीशन या उनका रेम्यूनरेशन देना पड़ेगा हमको। तो ऐसे केस में क्या होगा, वही बात यहाँ भी आ जा रही है। जाहिर सी बात होती है कि फाइनली क्या होता है कि हम बैलेंसिंग निकाल देख लेते हैं कि फाइनली सब पेमेंट करने के बाद, इनका कमीशन देने के बाद कितना पैसा बच रहा है, और वही पैसा क्या मिलेगा, मेंबर्स को मिलेगा। तो अक्सर क्या होता है ना कि मेंबर्स पैसा कम ही मिलता है, क्योंकि भाई कंपनी जब लॉस में जा रही थी, डाउन हो रही थी, तभी तो बंद हो रही है। तो शेयर होल्डर को पैसा जब भी लगाया तो उसे कम ही मिलता है, और सब पेमेंट करने के बाद आखिरी में इनको मिलता है तो कम ही मिलता है, ज्यादा नहीं मिलता है इनको, या पूरा भी नहीं मिल पाता है जितना है। अगर पूरा पूरा में होता है वैल्यू अगर, तो कंपनी क्यों बंद क्यों होता है, कंपनी रन में रहता, बंद होता ही नहीं। जैसे फाइनली अक्सर देखा गया है इनको शेयर होल्डर को कम ही मिलता है। जैसे कम मिलेगा और वहां परसेंट दिया रहेगा, तो वहां भी वही सेम फॉर्मूला अपना लेंगे, वही जितना पैसा बचा बैलेंस अमाउंट जो है आपके पास इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, तो लिखा ना परसेंटेज ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100 प्लस परसेंट कमीशन। तो आप ऐसे समझिए, वहां भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे आप, इनसफिशिएंट वाला रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर देंगे, काम आपका हो जाएगा। और जो लिखा है बैलेंस अमाउंट कैसे निकलेगा, वो तो तीसरी दफा बैलेंसिंग फिगर, आप डेबिट क्रेडिट साइड का बैलेंस निकाल लेंगे, अब देख लेंगे कि कितना ऐसे रिलाइज हुआ था और कहाँ कहाँ हमने पेमेंट किया है, उसको लेस कर देंगे। जो पैसा बचेगा वही क्या कहलाता है, बैलेंस अमाउंट बचता है, उसी को देना होगा, उसी अमाउंट पर आप निकालेंगे, 100 प्लस रेट करेंगे। क्लियर है। और एक्सपेंसेस एप्लीकेशन और कॉस्ट ऑफ अर्निंग का देना होगा, पेमेंट टू द सच डिबेंचर होल्डर क्रेडिटर्स हैव बीन सफिशिएंट अमाउंट देगा, और पेमेंट टू द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को देगा, और पेमेंट टू शेयर होल्डर्स को देगा। ये इतनी सारे, यानी कि 3 बात उसमें क्या कहा था, उसने वो रिलाइज किया था, 37 पॉइंट बता दिया उसने, ये यहाँ वो पेमेंट करेगा पैसे को, गवर्नमेंट ड्यू पेमेंट करेगा, और फिर अपना कमीशन रेवोल्यूशन लेगा, एक्सपेंसेस का जो होगा, खर्चा हो रहा है, जो परचेस सेल करने का जो सिस्टम एक्सपेंसेस जो हुए, वो एक्सपेंसेस को भी बियर करे, उसी से पेमेंट करवाएगा, वैसे बेस्ट पैसा आया तो उसी पेमेंट करवाएगा, और डिवेंचर पेमेंट करवाएगा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट कर पाएगा, लास्ट में जो अनसिक्योर्ड लोग थे, और उसके बाद पैसा बच गया तो शेयर होल्डर्स को पेमेंट करा देगा। कंपनी हो गई भैया लिक्विड। नमस्ते। अब आपका आ रहा है डिफरेंशियल पेमेंट। अब ये सिखाना होगा हम लोगों को। डिफरेंशियल मतलब होता है कि पैसा पहले किसको देना है, डिफरेंशियल सबको लेना है, कंपनी बंद हो सबको पेमेंट करना है, तो वहां सीक्वेंस बनेगा ना कि सबसे पहले पैसा किसको पेमेंट किया जाए, प्रेफरेंशियल कौन कौन बनेंगे और नॉन प्रेफरेंशियल कौन कौन बनेंगे, ठीक है ना। तो ये बात हम करेंगे कल, यहाँ तक हमने कवर कर लिया, नया टॉपिक कल शुरू करेंगे। जहां तक आपको बात समझ में आ चुका है, टिल देन बाय बाय, इतना आप रिवाइज कर लीजिएगा, तो कल से पता के क्वेश्चन पर कल में पहुंच जाएंगे, ठीक है। सर